नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। कौन थे लिच्छवी? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त साम्राज्य से इनका क्या संबंध था? हां, हम उन लिच्छवियों की ही बात कर रहे हैं जिनका विनाश हर्यंक शासक अजात शत्रु द्वारा भीषण युद्ध के पश्चात किया गया था। क्या वैशाली के पतन के बाद लिच्छवी फिर कभी ऐसे शक्तिशाली हो सके थे कि वे किसी साम्राज्य के निर्माण की आधारशिला बन सके? यह प्रश्न विचारणीय इसलिए है क्योंकि अनेक गुप्त लेखों के परंपरागत गोत्रोच्चारों में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त महाराज श्रीगुप्त का प्रपौत्र, महाराज श्री घटोत्कच का पौत्र, महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त का महादेवी कुमार देवी से उत्पन्न लिच्छवि दौहित्र था। इस संदर्भ में मैं कुछ शब्दों पर ध्यानाकृष्ट करना चाहूंगा। पहला महाराज तथा महाराजाधिराज और दूसरा लिच्छवि दौहित्र। विवेचना करें कि गुप्त साम्राज्य के आरंभिक शासकों में श्रीगुप्त और घटोत्कच के लिए महाराज, लेकिन चंद्रगुप्त के लिए महाराजाधिराज प्रयोग में लाया गया है, जो उनकी पदोन्नति अथवा साम्राज्य की अधिक वृहदता का सूचक है। यह भी जानकारी मिलती है कि राज्य तथा उपाधि विस्तार तब संभव हुआ जब लिच्छवि कुमारी से गुप्त राजकुमार का विवाह हुआ था। क्या यह संदर्भ दो शासित भूमियों के साथ साथ दो संस्कृतियों का समागम भी था? आर्य आक्रमण थ्योरी की दुकान का बौद्धिक माल लिच्छवि को उनकी एक समय रही बौद्ध सहसंबद्धता के कारण वैदिक संस्कृति के विरोध में खड़ा करता रहा है। लेकिन इसके उलट क्या स्वयं बुद्ध की अजात शत्रु के अमात्य वत्सकार को दी गई राय, जो सत्य परिहानि धम्म के रूप में संकलित है, लिच्छवियों के पतन का जिम्मेदार नहीं थी? लिच्छवियों और वैशाली को पर्याय नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह गणतंत्र जिसे वज्य संघ के रूप में भी पहचान मिली है, 8 क्षत्रिय जातियों का प्रतिनिधित्व करता था। इनमें लिच्छवी पूर्वी भारत की कोई क्षत्रिय जाति, नेपाली लिच्छवी स्वयं को सूर्यवंशी नरेशों का वंशज मानते थे। वज्जियों और लिच्छवियों में भेद करना थोड़ा कठिन है। बौद्ध ग्रंथों में वज्जी और लिच्छवि समूह पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, परंतु पाणिनि के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वज्जी और लिच्छवि अलग अलग पहचान हैं। अगले हैं विदेह। इनकी पहचान जनकपुर से, जो नेपाल की तराई में स्थित है, की जाती है। ज्ञात्रिक काश्यप गोत्रीय क्षत्रिय थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वयं भी ज्ञात्रिक थे, उग्र क्षत्रिय थे। प्रथम तीर्थंकर ने उन्हें नगर प्रमुख नियुक्त कर सम्मानित किया था। इनका मुख्य स्थल हस्तिग्राम था। भोग, जैन ग्रंथों में भोगों को क्षत्रिय बताया गया है। महापरिनिब्बाण सूत्र में भोग नगर का उल्लेख है, जो वैशाली से पावा के मार्ग में पड़ता था। महाभारत में भी वैशाली के भोग नागों की चर्चा मिलती है। कुरु, महाभारत काल में पांडवों ने इस क्षेत्र को विजित किया था। उनके वंशज कुरु परिचय के साथ क्षेत्र में उपस्थित थे। और इक्ष्वाकु के भाई नाभानेन्द्रिष्ट के वंशज थे। कतिपय इक्ष्वाकु अयोध्या से वैशाली आकर बस गए होंगे। यह 8 विभिन्नताओं का समूह एक साथ इसलिए बना हुआ था क्योंकि सभी ने स्थापित नियमों की कभी अवहेलना नहीं की और सामूहिक निर्णयों को सर्वदा स्वीकार किया था। इस 8 अलग अलग सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों में से एक थे लिच्छवी, जो निश्चय ही वज्य संघ में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसलिए स्वयं विवेचित करें कि आर्य अनार्य द्वेष विभेद की थ्योरियों को फैलाने वाले वास्तविकताओं को किस तरह परे कर अपना एजेंडा फैलाते रहते हैं।
बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार लिच्छवियों ने निर्वाण पश्चात शरीरावशेषों का एक अंश यह तर्क देकर प्राप्त किया था कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, वे भी क्षत्रिय हैं, अतः अपना भाग प्राप्त करने के अधिकारी हैं। क्रुद्धक पाठ पर बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई टीका में लिच्छवियों की उत्पत्ति बनारस की एक रानी के गर्भ से बताई गई है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के अनुसार लिच्छवि वशिष्ठ गोत्र के क्षत्रिय थे। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र में लिच्छवियों को क्षत्रिय कहा गया है, विशेष रूप से वैशाली के गणाध्यक्ष चेटक की पुत्री के लिए क्षत्राणी शब्द प्रयोग में लाया गया है। नेपाल के लिच्छवि स्वयं को सूर्यवंशीय क्षत्रिय मानते रहे हैं। इन सब साहित्यिक साक्ष्यों के बाद भी किसी ने लिच्छवि को चीनी, तो किसी ने तिब्बती, तो किसी ने ईरानी सिद्ध करने का प्रयास किया। मनुस्मृति में लिच्छवियों के लिए व्रात्य क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है। व्रात्य शब्द को आधार बनाकर उन्हें कतिपय विवेचनाओं में द्रविड़ सिद्ध करने का प्रयास किया गया। व्रात्यों पर एक अलग कार्यक्रम कर रहा हूं, तथापि समझने वाली बात यह है कि यदि वामपंथियों के विश्लेषणों के आधार पर बौद्ध, जैन, सनातन वांग्मय को झुठलाते हुए यह मान ही लिया जाए कि लिच्छवि अवैदिक थे और कुरु, ज्ञात्रिक, उग्र, भोग और एक्ष्वाकु आदि के सह संयोजन में वैशाली गणराज्य के अंतर्गत शासन कर रहे थे, तो भारतीय समाज में विद्यमान एकता के सूत्रों को समझिए, सराहना कीजिए, न कि सामाजिक दरारों को चौड़ा करने वाले लाल बुझक्कड़ों के एजेंडों से आपको प्रभावित होना चाहिए। बहुत कम संदर्भ प्राप्त होते हैं कि अजात शत्रु के द्वारा वैशाली विजय के पश्चात लिच्छवि कहां और कैसे सिमटे, अथवा कालांतर में उनके शासित प्रदेश कहां कहां रहे। बड़े साम्राज्यों की छाया में यह समूह अपनी पहचान को जल में चीनी की तरह घोलता रहा है। इसी तरह तो भारतीय संस्कृति में विविधता उत्पन्न हुई है, महानता ने पराकाष्ठा प्राप्त की है। गुप्त साम्राज्य के ऐतिहासिक प्रमाणों को उपलब्ध कराते अभिलेखों में लिच्छवि दौहित्र शब्द का जिस गर्भोक्ति के साथ उल्लेख किया गया है वह विचारणीय है। विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह सिद्धांत देते हैं कि पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का अधिकार रहा होगा। विवाह संबंध स्थापित होने के पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम को अपनी पत्नी के संबंधियों के राज्य का अधिकार भी प्राप्त हो गया। इतिहासकार डॉक्टर एएस अल्तेकर की अवधारणा है कि जैसे इंग्लैंड राज्य में क्वीन मैरी के साथ तृतीय विलियम्स का नाम जुड़ा, कुछ उसी शैली में चंद्रगुप्त और कुमार देवी का विवाह हुआ होगा। यहां चंद्रगुप्त प्रथम की पदवी प्रिंस कंसर्ट अथवा रानीपति की रही होगी, जो बाद में बदलकर और शेष गुप्त साम्राज्य से जुड़कर महाराजाधिराज की उपाधि में बदल गई होगी। उपरोक्त दोनों ही संभावनाओं को स्मृतियों के आलोक में देखने की आवश्यकता है। मनुस्मृति में स्पष्टोल्लेख है कि पुत्र के अभाव में दौहित्र का अधिकार स्वीकार किया गया है। अधिकांश इतिहासकार सभी संभावनाओं का समग्रीकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करते हुए इस बात पर एक मत हैं कि लिच्छविराज ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से करवाया। स्वयं उनके कोई पुत्र न होने के कारण राज्य स्वाभाविक रूप से गुप्त शासन के अधीन आ गया होगा। यही कारण है कि गुप्त सिक्कों में लिच्छवि ससम्मान लिच्छवयः कहकर उल्लेखित है। उपरोक्त आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि लिच्छवि हर्यंकों द्वारा मिटा नहीं दिए गए थे, अपितु समय समय पर उत्तर भारत के विविध क्षेत्रों में कभी सामंत तो कभी शासक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के समय पाटलिपुत्र पर अधिकार लिच्छवियों का था। यह स्पष्ट होता है कि गुप्त शासित क्षेत्रों और लिच्छवि शासित क्षेत्रों की सीमाएं आपस में मिलती थीं
और वैवाहिक संबंधों से दो बड़े विविध प्रशासन शासित भूभाग एक हो गए तथा शक्ति संपन्न भी हुए। गुप्त लिच्छवी वैवाहिक संबंध को भारतीय इतिहास ही नहीं समाज शास्त्र के अध्ययन के दृष्टिगत भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। लिच्छवी प्राचीन भारत के इतिहास का गर्व थे, जिन्होंने दुनिया के समक्ष उदाहरण रखा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र कैसा होता है। ये वही लिच्छवी हैं जिन्होंने बुद्ध युग में हर्यंकों के हाथों पराजित होने के बाद भी स्वयं को समेटा, गढ़ा और बचाए रखा। वे इतने महत्वपूर्ण थे कि महाराजाधिराज उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम गर्व से उनका दौहित्र होना प्रचारित करते हैं। इस पूरे विवरण के साथ ध्यान रखें कि हम उसी गुप्त युग की बात कर रहे हैं जिस शासन समय को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। मित्रों आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।